हाँ, एक्सरसाइज 1 से जो क्लास में होमवर्क कराए थे, क्लास में जो कराए थे वो सवाल हो गया था घर जाके? ठीक, चलिए एक्सरसाइज 2 में बोलिए। एक्सरसाइज 2 का पहला डाउट है? 7 नंबर, 9 नंबर, नंबर ऑफ यूनिट सेल में डाउट है। तो एक बात बताओ, क्या टोटल नंबर ऑफ एटम आ गया, मोलर मास आ गया? खत्म हो गया सवाल, मोलर मास आ गया। 10 ग्राम में कितना एटम है आ जाएगा मोल कॉन्सेप्ट से? अगर 9 नंबर में, एक्सरसाइज 2 के 9 नंबर में 10 ग्राम मास दिया है, ठीक है, तुम बोल रहे हो कि मोलर मास आ गया। डेंसिटी से हमने मोलर मास निकाल लिया, तो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? 10 बाई मोलर मास इंटू Na, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल क्या इसका आधा होगा? बताओ क्यों, बताओ कैसे होगा? सोचो सोचो, थोड़ा टाइम दो। 2 से क्यों डिवाइड किया है? एफसीसी रहता तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, सिंपल क्यूबिक रहता तो यही आंसर हो जाता। अब बताओ, बीसीसी में एक यूनिट सेल में कितना एटम होता है? 2 एटम होता है, तो प्रत्येक 2 एटम पे एक यूनिट सेल बनेगा। तो अगर 10 एटम रहा तो 5 यूनिट सेल होगा। क्लियर हो गया है ना? अगर एफसीसी रहता तो कितना से डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। नंबर ऑफ एटम निकाल लो, हर 2 एटम पे एक यूनिट सेल, तो 2 से डिवाइड कर दिए। हर 4 एटम पे एक यूनिट सेल एफसीसी में, तो 4 से डिवाइड करते हैं एफसीसी रहता तो। क्लियर हो गया? ठीक है, ये होना चाहिए था खुद से। और है इस पेज में 19 में डाउट है? 19 का डी, 19 में देयर इज नो डी, बी में कह रहा है कि मैग्नीज का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो मैग्नीज कहाँ पे है? कॉर्नर पे है। और फ्लोराइड कहाँ पे है? हर एक एज के सेंटर पे है, एज के सेंटर पे, यानी एज के अलोंग कांटेक्ट में होगा, होगा ना? तो एज के अलोंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है, सिंपल क्यूबिक में दिखाए थे। सिंपल क्यूबिक वाला भी एज के अलोंग ही कांटेक्ट में था ना। तो एज पे कोई भी आइटम अगर कांटेक्ट में रहा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना है। कैसे? एक नीचे तो एक ऊपर, एक लेफ्ट तो एक राइट, एक फ्रंट तो एक बैक, ठीक है। बॉडी डायगोनल के अलोंग, बॉडी डायगोनल के अलोंग अगर कोई आइटम कांटेक्ट में आ रहा है कॉर्नर वाले के, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8। कितना होगा? 8, क्योंकि 8 क्यूब में कॉमन होगा और 8 में बॉडी डायगोनल पे आइटम उसको मिलेगा। चाहे कहीं भी दिखे, बॉडी डायगोनल पे बॉडी सेंटर वाला कांटेक्ट में हो, चाहे टेट्राहेड्रल वाला कांटेक्ट में हो, है ना, कोई भी कांटेक्ट में हो, अगर कांटेक्ट जो है वो बॉडी डायगोनल के डायरेक्शन में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अगर कांटेक्ट एज के डायरेक्शन में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर कांटेक्ट फेस डायगोनल के डायरेक्शन में है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12। एफसीसी में प्रूफ किए हैं, एफसीसी में फेस डायगोनल पे ही कांटेक्ट था ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, तो और बोलो। 21 में डाउट है? करा हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर डज ईच एटम, गोल्ड एटम हैव एट द डिस्टेंस कैलकुलेटेड इन ए। हाँ, क्लोजेस्ट का मतलब जो कांटेक्ट में रहेगा तो 12 हो जाएगा आंसर। तो ऐसे नहीं सोचते हैं, ऐसे भी सोचते हैं, जैसे नियरेस्ट नेबर कौन है? फेस डायगोनल के अलोंग, तो 12 होगा, अभी तो पता है। अगर कहता नेक्स्ट नियरेस्ट तो हम बोलते 6 होगा। कैसे? नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा होता है एफसीसी में? एज के अलोंग, तो एज के अलोंग वैसा वैसा कितना आइटम होगा? 6 होगा। क्लियर हुआ? बस ये देखो जिसकी बात कर रहा है वो किसके अलोंग है, और उसके अलोंग अगर है तो वैसा कितना कितना आइटम हो सकता है। सिंपल क्यूबिक वाला एज के अलोंग तो 6 होगा, अगर बॉडी डायगोनल के अलोंग है तो 8 होगा, अगर फेस डायगोनल के अलोंग है तो 12 होगा। समझ गए? ठीक, और है 21 में कोई पार्ट? 23 नहीं है? 24 का डी, वही अभी जो बोले उसके हिसाब से सोचो। बॉडी सेंटर में नेक्स्ट नियरेस्ट कौन सा था? कॉर्नर वाला ना, एज के अलोंग, तो कितना आंसर आएगा? कितना? 6 आएगा। हो गया। नियरेस्ट कितना? 8 होगा। बॉडी डायगोनल का अलोंग है ना, डी ऑप्शन में नेक्स्ट नियरेस्ट, तो बॉडी डायगोनल का नेक्स्ट नियरेस्ट एज के अलोंग था, कितना आएगा? 6 आएगा। हो गया? और बोलो 26 किसका सेकंड? 26 का
26 का सेकंड क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो डेंसिटी बराबर फॉर्मूला लगा दो। हाँ हाँ, तो उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं आ जाएगा? देखो 26 में क्या कह रहा है कि एलिमेंट एक्स है, दूसरा कौन सा है? एक्स कहाँ पे है? कॉर्नर पे। तो एक्स हमारा 1 होगा, वाई एफ ए सेंटर पे वाई 3 होगा, यानी फॉर्मूला क्या हो गया? और एक्स वाई 3 का कितना यूनिट आया? एक ही आया ना, एक एक्स 3 वाई, तो जेड कितना होगा? 1 हुआ, जेड 4 हो गया। जेड का मतलब इसका कितना नंबर आया? एक ही आया ना एक्स वाई 3 का। तो क्या लिखेंगे? जेड गुना मोलर मास ऑफ एक्स वाई 3। कितना है मोलर मास एक्स वाई 3 का? एक्स का है 60 और वाई का 90, तो 270 प्लस 60 यानी कितना? 330 डिवाइडेड बाई, एवोगाड्रो नंबर लिखेंगे। और एजलेन दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रॉन, 5 इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब ग्राम पर सीसी में आ गया। जैसे एलिमेंट में करते थे वैसे ही मॉलिक्यूल में कर देंगे। मॉलिक्यूल का जेड निकाल लो, काम खत्म हो गया। हाँ, कैपिटल एम यहाँ लिखोगे ना, तो एटम के केस में एटॉमिक वेट लिखते हैं, मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे। हो गया 27 हो गया। ठीक, डन सारा। एक्सरसाइज 1 में आ जाओ। एक्सरसाइज 1 में आ जाओ और क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो तो। एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो तो। कैसे हो जाएगा बताओ? जेड कैसे निकालोगे? हाँ, और क्या दिया है? रेडियस दिया है, तो डेंसिटी और रेडियस से जेड निकल जाएगा। कौन सा फार्मूला बोलो? डेंसिटी डी बराबर जेड इंटू मोलर मास बाई एन ए इंटू ए क्यू। ये तो दिया ही नहीं है। हाँ, रेडियस दिया है, तो क्या लिखे यहाँ पे? क्या लिखे यहाँ पे? अगर सिंपल क्यूबिक रहता तो 2r लिखते हैं, एफसीसी रहता 2√2r लिखते हैं, लेकिन वही तो पता करना है। पता है कहाँ? यही तो पता करना है कि सिंपल क्यूबिक है कि एफसीसी है। तो जब तक पता नहीं होगा लिख नहीं पाओगे, जब तक लिखोगे नहीं पता नहीं चलेगा, है ना? कैसे निकालेंगे फिर यहाँ पे? तो इसका ऑफिशियल तरीका क्या होता है? ऑफिशियल तरीका बुक का तरीका बताते हैं पहले। तो इसका ऑफिशियल तरीका होता है अपनी मर्जी से तुम सिंपल क्यूबिक मान लो। अपनी मर्जी से क्या करो? सिंपल क्यूबिक मान लो। सिंपल क्यूबिक मान के डी का वैल्यू पुट कर दो, ए का वैल्यू पुट कर दो, एम और एन ए पुट कर दो, जेड निकाल लो। अगर जेड 1 के बराबर आता है तुम्हारा माना हुआ सही है, नहीं तो एफसीसी मान के सारा काम करो। अगर जेड 4 आता है तो एफसीसी माना हुआ सही है, नहीं तो बीसीसी होगा। चाहे बीसीसी के लिए भी कैलकुलेशन कर लो। तुम बोलोगे लेंदी होगा कैलकुलेशन, तो ऐसा नहीं है, एक बार बस लेंदी होगा। दूसरी बार जो आंसर आया है उसी में थोड़ा बहुत गुना भाग करके तुम्हारा काम चल जाएगा। कैसे? सिंपल क्यूबिक में क्या लिखोगे? देखो तो, डेंसिटी कितना है? 10.6। अच्छी बात है, 108 से कट जाएगा। सिल्वर का जो होता है मोलर मास। जेड मोलर मास कितना है? 108। 6 गुना 10 का पावर 23 और 144 पिकोमीटर। 144 इंटू 10⁻⁻10 का हॉल क्यों होगा? -12 मीटर के लिए, सेंटीमीटर के लिए -10 ग्राम पर सीसी। यहाँ से सॉल्व करके जेड आ जाएगा। ठीक है, अगर 1 आ गया तो सही था, सिंपल क्यूबिक ही होगा। नहीं आया तो एफसीसी मानेंगे। तो एफसीसी में ए बराबर क्या लिखोगे? 2√2r। 2√2r। तो ये क्या लिखा? सॉरी, गड़बड़ हुआ है ना, ये रेडियस है ना। तो सिंपल क्यूबिक में ए बराबर क्या होता है? 2r होता है। कोई दिक्कत नहीं, बस 2r कर दिए, हो जाएगा ये वाला पार्ट। अब एफसीसी चलो, तो एफसीसी में 2r लिखोगे या 2√2r लिखोगे? तो सब कुछ तो वही है ना, बस यहाँ पे एक √2 आया एक्स्ट्रा। और √2 का क्यूब क्या होता है? 2√2। √2 का क्यूब 2√2, यानी जो भी z आ रहा था अब भी उसमें 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 1.414 से मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट आ गया। तो ये होता है ऑफिशियल तरीका। एक बार सिंपल क्यूबिक मान के करो, एक बार एफसीसी मान के करो, बीसीसी मान के करो, जिसमें जेड मैच कर जाए वही तुम्हारा आंसर होगा। ऑब्वियसली लेंदी है ना। दूसरा तरीका क्या होगा? आसानी से कैसे करें, एक ही बार में कैसे कर दें हम? तो डेंसिटी का एक्सप्रेशन लिखो, है ना।
ए क्यू के टर्म में, और पैकिंग फ्रैक्शन का इक्वेशन लिखो, उसमें भी ए क्यू का टर्म आएगा और दोनों का रेशियो ले लो। ए क्यू कट जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू जो होता है आर बच जाएगा। क्या पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा? अगर पैकिंग फ्रैक्शन मैच कर गया, जैसे क्या करें, डी बाई पैकिंग फ्रैक्शन, तो डेंसिटी क्या लिखोगे, जेड इंटू एम बाई एन ए इंटू क्या, ए क्यू, और पैकिंग फ्रैक्शन क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू, यही ना। नीचे हो गया पैकिंग फ्रैक्शन, नहीं जेड छूट गया नीचे, सॉरी, जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यू डिवाइडेड बाई ए क्यू आएगा। दोनों का रेशियो ले लिए, ए क्यू से ए क्यू कट गया, जेड से जेड कट गया, क्या बचा, एम बाई एन ए इंटू क्या, 4/3 पाई आर क्यू बचा। तुमको डेंसिटी दिया हुआ है, तुमको रेडियस दिया हुआ है, तुमको मोलर मास पता है, क्या यहाँ से सॉल्व करके पैकिंग फ्रैक्शन निकल जाएगा। जैसी पैकिंग फ्रैक्शन निकला, सवाल कौन सा था, 10, जैसी पैकिंग फ्रैक्शन निकला 0.52, चाहे उसके लगभग में आगे पीछे थोड़ा सा, सिंपल क्यूबिक होगा, 0.68 बीसीसी होगा, 0.74, आसान तरीका मिल गया ना। इस सवाल पे इंपॉर्टेंट मार्क करो, एक्सरसाइज 1 का सवाल नंबर 10 इंपॉर्टेंट मार्क करो, अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करना, समझ गए? ठीक है, नोट करना है, नोट कर लो, हो गया ना सारा। तो रिवाइज करा दो एक बार, एफसीसी में जेड कितना, 4, ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना, जेड के बराबर, यानी ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना 4, और टेट्रा उसका दुगना यानी टेट्रा कितना 8, याद हो गया? ठीक। अगर एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वाइड भरा हुआ है, अगर एफसीसी में ऑक्टाहेड्रल वाइड भरा हुआ है, तो जो एटम ऑक्टाहेड्रल वाइड में होगा, जो आयन, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, और जो कॉर्नर पे होगा उसका भी कितना 6 ही होगा। खत्म हुआ ये। अगर एफसीसी में टेट्राहेड्रल वाइड भरा हुआ है, तो वैसे में जो एटम टेट्राहेड्रल वाइड में पड़ा है, जो आयन, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, बहुत बढ़िया, ठीक है। जो कॉर्नर पे है उसका 8, याद है, याद रहेगा, ठीक। अब देखो, अगर हम HCP में भी चले जाएं, HCP में, तो जो टेट्राहेड्रल वाइड एफसीसी में था, वही वाइड ना SCP में भी होगा, क्योंकि अरेंजमेंट तो हम देखे थे एटम का वही होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किस पे पड़ा, यूनिट सेल पे। फर्क किस पे पड़ा, यूनिट सेल पे। जैसे हमारा क्यूब छोटा है, लेकिन हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर जो होगा वो बड़ा होगा, तो ज़्यादा बड़े साइज़ का है तो उसमें जेड भी ज़्यादा होगा, टेट्रा भी ज़्यादा होगा, ऑक्टा भी ज़्यादा होगा, समझ गए ना। तो अगर हम इसी के तर्ज पे लिखें, तो पहले तो हम ये लिखेंगे, इन क्लोजेस्ट पैकिंग। अगर हम क्लोजेस्ट पैकिंग की बात करें, तो क्लोजेस्ट पैकिंग में जो ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है वो किसके बराबर, और टेट्राहेड्रल वाइड होता है 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वाइड, यानी कितना 2 इंटू जेड होगा। बाकी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल वाइड के केस में केटायन का, ठीक है, मान के चल रहे हैं कि केटायन कौन है, स्मॉलर है, तो वो गड्ढे में जाएगा, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, एनायन का भी कितना 6, और टेट्रा के केस में केटायन जो कि स्मॉलर ही है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 4, और जो हमारा एनायन है ना, उसका कितना 8 हो जाएगा। तो इसी तरह पे अगर हम SCP की बात करें, इन SCP, तो SCP में जेड कितना होता है 6 होता है, इसका मतलब FCC में ऑक्टा कितना होगा 6 होगा, टेट्रा कितना होगा 12 होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम ही होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है ना। सेम का मतलब क्या, अगर ऑक्टा भरेगा तो 6, अगर टेट्रा भरेगा तो 4 और 8, समझ गए। चेंज क्या किया, जेड और ऑक्टा टेट्रा। सवाल कैसे पूछेगा, AB नाम का एक आयनिक कंपाउंड है, AB नाम का एक आयनिक कंपाउंड है जो कि SCP में है और टेट्राहेड्रल वाइड भरा हुआ है। A हमारा SCP में है और B जो है कहाँ पे है, टेट्राहेड्रल वाइड में है। तो अगर किसी सैंपल में A का संख्या 1.23 गुना 10 का पावर 12 है, तो B कितना होगा। तो A अगर 1.23 गुना 10 का पावर 12 है SCP में, तो ये Z है ना ये, और टेट्रा में B है, और टेट्रा Z का क्या होता है दुगना,
तो बी कितना होगा 2 × 1.23 × 10 का पावर 12 होगा। तो कोई भी एक नंबर दे देगा, तुमको यहाँ से रेशियो मिल गया, है ना, कि जेड अगर 6 होगा तो ऑक्टा भी 6, टेट्रा 12। क्लियर हो गया। तो जितना ऑक्टा होगा, यानी ऑक्टा में जो एटम है वो 20 है, तो जो टेट्रा में होगा उसको कितना रहना पड़ेगा, 40 रहना पड़ेगा, तभी ना रेशियो मेंटेन होगा। क्लियर हुआ। बहुत सारे कंपाउंड में सारा टेट्रा भरा हुआ नहीं होता है, कुछ वैकेंट रहता है, तो सवाल में दे देगा वैसा। अगर बोलेगा 50% टेट्रा भरा हुआ है 50%, तो हम बोलेंगे ऑक्टा और टेट्रा इक्वल हो गया। बता रही समझ में। तो 50% अगर टेट्रा भरेगा तो उस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज कर जाएगा, क्योंकि अब सारे टेट्रा में तो एटम मौजूद नहीं है। तो जब तुम कॉर्नर के चारों तरफ देखोगे तो 8 टेट्रा होता था, लेकिन सब में एटम नहीं है, तो जितना होगा उतना ही ना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो ये सारी बातें डिटेल में होंगी, बस अभी हम तुमको ओवरव्यू दे रहे हैं। समझ गए। अभी कंप्लीट क्या पढ़ा दिए ये तुमको कि एससीपी में जेड भी 6 होता है, ऑक्टा भी 6 होता है, टेट्रा 12 होता है, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, नोट कर लो, उसको नोट नहीं करना, ये ऐसी था। हो गया बच्चों, बड़े आ गए। ठीक, अब कुछ नंबर याद करो। आ, 0.155, ठीक है, कुछ नंबर अभी याद करो, उसके बेसिस पे सारा आयनिक कंपाउंड हमारा खत्म हो जाएगा। याद हो गया। क्या बोले 0.155। 15 का दुगना कितना होता है बच्चों, स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर कितना होता है। तो दूसरा नंबर है 0.225। समझ गया। पहला नंबर क्या था 155, तो 155 में 15 है ना, तो उसका स्क्वायर कर दो, कितना आया 0.225। √2 कितना होता है 1.414 का 1 हटा दो। तीसरा नंबर क्या आया 0.414, याद हुआ। और √3 कितना होता है 1.732, इसका भी 1 हटा दो 0.732। इतने में तुम्हारा पूरा आयनिक कंपाउंड खत्म हो गया। चारों नंबर याद हो गया। बोलो, पहला नंबर क्या है 155, दूसरा क्या है 0.225, तीसरा 0.414, 0.414, और चौथा नंबर 732। सही है। ठीक, अब देखो, बताए थे पहला क्लास में ना कि जो गड्ढा बना था ट्रायंगुलर, उसमें तीसरा केस संभव नहीं था। जब केटायन एनायन को टच नहीं कर रहा है तो वो संभव, इसका मतलब केटायन जो गड्ढे में है वो किसी भी साइज का हो सकता है, या रेशियो एक रेंज में आएगा, एक रेंज में आएगा। कौन सा रेंज, तो जितने में टच कर रहा है सबको, उससे छोटा तो नहीं हो सकता, उससे बड़ा हो सकता है। कितना बड़ा, तो उतना ही बड़ा जितना बड़ा होने के लिए बड़ा होते गया होते गया होते गया ट्रायंगुलर। तो एक समय आएगा जैसे बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ट्रायंगुलर के लिए तो वो सही है, लेकिन वही आइटम को अगर तुम टेट्राहेड्रल गड्ढे में जाकर रखोगे तो टेट्राहेड्रल गड्ढा बोलेगा कि मेरा साइज तो बड़ा है, इसमें फिर से झुनझुना बन जाएगा। समझ में आया। जैसे ट्रायंगुलर वाइड हो गया हमारा, ठीक है, फिर टेट्रा हुआ, फिर ऑक्टा हुआ, फिर क्यूबिक वाइड हुआ, तो साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा होता चला गया। तो सबसे छोटा केटायन को हम ट्रायंगुलर में रखें, तो वो केटायन बोलेगा कि हमको उसमें रखो, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे हम, ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे तो हम ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो हम उसको क्या बोलेंगे कि तुम्हारा साइज अभी बहुत छोटा है, तुमको हम उसमें नहीं रख सकते हैं। उसमें रखेंगे ना तो साइज हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्पैक्ट नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा, तो तुमको मजबूरन अभी ट्रायंगुलर में ही जाना पड़ेगा। तो बोलेगा कोई बात नहीं, अपना साइज हम बड़ा करते हैं, होते 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 जिस समय उसके लिए फिट हो जाएंगे हम, तब उसमें कर देना। क्लियर हुआ। तो पहले ट्रायंगुलर का शुरुआत कहाँ से होगा, जब तीनों को टच करे बाहर वाले को, फिर उससे बड़ा हो रहा है। तो ट्रायंगुलर के केस में तो बड़ा हो रहा है, लेकिन अगर बड़ा हो रहा है उसको तुम टेट्रा में रखोगे तो फिर से कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, वो बहुत टेट्रा के रेस्पेक्ट में वो छोटे साइज का है। तो ट्रायंगुलर में कब तक बड़ा होगा वो, जब तक टेट्रा के मिनिमम पे ना पहुंच जाए। जैसे टेट्रा का मिनिमम आया यहाँ से जम कर जाएगा उसमें, फिर वहाँ से बढ़ना शुरू करेगा, फिर जैसे ही ऑक्टा का मिनिमम आया फिर वो टेट्रा बनाना बंद कर देगा, किसमें चला जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि केटायन से एनायन के रेडियस का एक पार्टिकुलर रेशियो होता होगा, जिसके बेसिस पे स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, अरेंजमेंट डिसाइड होता है। बोल सकते हैं। स्टार्ट कर लिखो।
स्टार्ट करके लिखो अरेंजमेंट, लिखो अरेंजमेंट इन आयनिक कंपाउंड्स, arrangement in ionic compounds, arrangement in ionic compounds is, arrangement in ionic compounds is decided by, is decided by, is decided by radius ratio, is decided by radius ratio, is decided by radius ratio of smaller ion to bigger ion, रेडियस रेशियो ऑफ स्मॉलर आयन टू बिगर आयन, छोटे आयन से बड़े आयन का जो रेडियस का रेशियो होता है उससे हम डिसाइड करते हैं। तो छोटे से बड़े का रेशियो ले रहे हो तो हमेशा ये रेशियो जो है 1 से छोटा ही आएगा, आएगा ना। क्या मान के चल रहे हैं, छोटा वाला कौन है, केटायन, और बड़ा वाला कौन सा है, एनायन। ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो एज्यूमिंग, ब्रैकेट में लिख दो एज्यूमिंग स्मॉलर आयन इज केटायन एंड बिगर आयन इज एनायन, एज्यूमिंग स्मॉलर आयन इज केटायन एंड बिगर आयन इज एनायन, assuming a smaller ion is cation and bigger ion is anion, and bigger ion is anion। हो गया ना, ठीक है। तो टेबल देखा जाए, रेडियस रेशियो R प्लस बाई R माइनस, क्या क्या नंबर बोले थे, 0.155, 0.732, सही है। तो जब हमारा रेडियस रेशियो आर कर दे, इसे रेडियस रेशियो को हम क्या कर दिए, आर कर दिए। जो हमारा रेडियस रेशियो 0.155 से छोटा होगा, है ना। देखो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है क्या, इक्वलिटी का साइन नहीं है। तो दूसरा रेंज क्या होगा, ये 0 से बड़ा है लेकिन 0.155 से क्या है, छोटा है। दूसरा क्या होगा, रेडियस रेशियो 0.225 से तो छोटा होगा लेकिन 155 से, और यहाँ इक्वलिटी का साइन आ गया। देखो तो बच्चे दिख रहा है, उसमें दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक, समझ गए यहाँ तक, ठीक है। इसमें क्या आएगा, रेडियस रेशियो 0.414 से छोटा है लेकिन 0.225 से बड़ा हो गया, सही है, ठीक है। रेडियस रेशियो 0.732 से छोटा है लेकिन बड़ा किससे, 414 से, और सबसे लास्ट में 0.732 से तो बड़ा है लेकिन 1 से क्या छोटा है। क्लियर हो गया। तुम बोलोगे 1 के इक्वल भी तो हो सकता है, तो 1 के इक्वल होगा तो केटायन और एनायन सेम साइज़ का, और सेम साइज़ वाला ब्रेविस्लाइटिस तो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी। ब्रेविस्लाइटिस में सारा क्या होता है, सेम साइज़ का, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। तो रेंज याद हुआ, पहला रेंज कहाँ से कहाँ तक, 0 से 0.155, 0.155 से 0.225, 0.225 से 0.414 से, और 0.732 से 1। जब भी ये रेंज आ जाए छोटे आयन से बड़े आयन का, तो ये जाता है लीनियर वॉइड में। किस में जाता है, लीनियर वॉइड। हाँ बच्चों बोलो, क्या छोटा लिखा है, हाँ वो बड़ा हो जाता है। हाँ वो तुम लोग जब वीडियो देखोगे ना, यहाँ पे दूर है ना, वीडियो देखोगे तो फिर ये ऊपर का कट जाता है पूरा, इसके नीचे भी स्पेस आ रहा होगा, वो भी गायब हो जाएगा, इस बाउंड्री के उधर वाला भी गायब हो जाएगा, ठीक है। काश हम भी गायब हो पाते हैं लेकिन हम नहीं हो पाते। हाँ हाँ, तो ये हो गया लीनियर वॉइड हमारा। लीनियर वॉइड किस तरह से होगा, देखो जरा, अरेंजमेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन, केटायन बोलना चाह रहे हैं हम, के स्मॉलर आयन बोलना चाह रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, और कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अनायन, ठीक है। तो लीनियर वॉइड किस तरह से होगा,
ये एनायन हमारा लीनियर अरेंजमेंट में गया, तो बीच का जो वार्ड है उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर वार्ड। तो अगर हम लीनियर वार्ड की बात करें तो रेड वाले का केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर पक्के से कितना होगा, 2 होगा। इसके दोनों साइड एक एक एनायन। एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हम कमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रेड वाले में कोई और ब्लैक नहीं चिपक सकता, लेकिन इस ब्लैक में तो और रेड इधर से भी चिपक सकता है, हमको आइडिया नहीं है। क्लियर हुआ? तो हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। आ गया समझ में? ठीक है। जब रेंज हमारा 0.155 से बढ़ेगा, और देखो यहाँ इक्वलिटी लगाए हैं, ठीक है, तो ये जाता है ट्रायंगुलर वार्ड में। कहने का मतलब कि ट्रायंगुलर वार्ड में हम इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। समझ गए? 0.155 से शुरू होगा और कहाँ पे एंड कर रहा है, तो ये कैसे डिसाइड हुआ, क्योंकि यहाँ पे अगला वाला शुरू हो जा रहा है, तो जैसे ही यहाँ पे अगला वाला शुरू होगा ये अपने आप क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा हमारा अरेंजमेंट उतना ही ज़्यादा स्टेबल आता है। ठीक है, जैसे मान लो इसमें हम लिख दें, तो ये जाता है टेट्रा, अभी समझाते हैं सबको अच्छे से। टेट्राहेड्रल वर्ड में 0.414 से 732 में जाओगे तो ये कौन सा वर्ड, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। ठीक है, और ये जो होता है चला जाता है क्यूबिक वर्ड में, चाहे इसी को बॉडी सेंटर वर्ड ही बोलते हैं। बॉडी सेंटर पे वर्ड आ गया, बॉडी सेंटर वर्ड, समझ गया ना? ठीक है, तो देखो क्या होता है ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर में हम प्रूफ करेंगे कि अगर तुम ये अरेंजमेंट लेते हो, ठीक है, माइनस माइनस माइनस, और केटायन हमारा कांटेक्ट में है, सटा हुआ है एकदम, ठीक है, एनायन भी कांटेक्ट में है और केटायन और एनायन का भी कांटेक्ट मेंटेन्ड है, तो इसमें हम प्रूफ करेंगे कितना रिजल्ट आएगा, 0.155। उसी प्रकार से हम टेट्रा में भी प्रूफ करेंगे कि अगर तुम टेट्रा ऐसे लेते हो 4 और बीच में केटायन को कुछ इस प्रकार से लेते हो कि चारों के टच में रहे, बीच में केटायन को कुछ इस प्रकार से लेते हो कि चारों के, तो रिजल्ट आएगा 0.225। प्रूफ करेंगे इस चीज़ को हम, 0.225 पे ये शुरू होगा, तो ऑब्वियसली अगर ये 0.225 पे शुरू होगा तो ट्रायंगुलर एंड कहाँ करेगा, 0.225 पे, यानी कि 0.155 पे। अभी समझना, अब यहाँ पे रैपअप होगा, ठीक है, 0.155 पे ये अरेंजमेंट होगा। जैसी 0.155 से रेशियो बड़ा हुआ तो केटायन का साइज थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो गया, तो कौन सा अरेंजमेंट आना शुरू हो जाएगा, ये वाला आएगा। एनायन का कांटेक्ट क्या होगा, केटायन जो है थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो अब एनायन टच में रह पाएगा, दूर दूर हो गया, तो दूर दूर हो गया तो अब ये उतना खुश नहीं है, ठीक है, और बड़ा हुआ और दूर दूर हुआ, और बड़ा हुआ और दूर दूर हुआ, तो ये बोलेगा कि हम उसमें चले जाते हैं, तो नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी भी इतना बड़ा नहीं है कि टेट्राहेड्रल में कांटेक्ट में रह सके। अगर तुम जबरदस्ती इस वाले को इसमें डालोगे तो फिर लाल वाला ब्लैक वाले को टच नहीं करेगा, अरेंजमेंट हमारा कॉम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन बढ़ते बढ़ते जैसे ही ये रेशियो 0.225 पहुंचा, अब तो इसका मिनिमम आ गया, इसमें जम कर जाएगा। फिर 0.225 से बढ़ना शुरू हुआ, कब तक बड़ा होगा बच्चों, 414 पे। ऐसा क्यों, क्योंकि 414 पे ऑक्टा का कंडीशन मैच कर जाएगा, ठीक है, 414 पे ऑक्टा का कंडीशन मैच कर गया, तो ऑक्टा का मतलब क्या, 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड में हमारा केटायन है, इस तरह से होगा, सही है, ठीक है। ये हो गया क्यूबिक वर्ड चाहे बॉडी सेंटर वर्ड, इसको समझना है, ये क्यूबिक रहे चाहे बॉडी सेंटर है, ये सेम ही चीज़ है। जो ब्लैक वाला है वो सिंपल क्यूबिक में है, ब्लैक वाला किस में है, बॉडी सेंटर में नहीं, किस में, सिंपल क्यूबिक, 4 चिपका हुआ नीचे, ऊपर 4 चिपका हुआ, एकदम अच्छे से 8 चिपका हुआ, बीच में थोड़ा सा जगह बचेगा, वहाँ पे केटायन है। बहुत लोगों को लगता है कि अच्छा यहाँ पे एनायन बीसीसी में है, तो बीसीसी में कैसा रहेगा, फिर केटायन कहाँ रखोगे। जब एनायन को ही बीसीसी में कर दोगे तो एनायन हमारा कॉर्नर पे भी गया और बॉडी सेंटर पे भी गया, तो केटायन कहाँ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस वाले केस में एनायन किस में होगा, बोलो जल्दी, एनायन, एनायन बड़ा वाला आयन कॉर्नर पे, यानी किस अरेंजमेंट में होगा, सिंपल क्यूबिक में। किस में होगा, सिंपल क्यूबिक में। और केटायन कहाँ पे होगा, हाँ केटायन होगा यहाँ बीच में बॉडी सेंटर पे। आ गया समझ में, बोलो, ठीक है। तो ये टेबल तुमको याद रखना है, बस ये रेंज याद रखोगे, अब नया टेबल याद हो गया, समझ गए। शुरू कहाँ से होगा, पहला कौन सा है, इधर देखो मेरी ओर, पहला कौन सा है, लीनियर वर्ड, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा क्यूबिक वायर्ड, चाहे बॉडी सेंटर वायर्ड। समझ गए? चाहे बॉडी सेंटर क्रिस्टल भी बोल देगा। ए बी नाम का कोई कंपाउंड है, ए प्लस और बी माइनस है, बॉडी सेंटर क्रिस्टल में है, तो हम समझ जाएंगे एक होगा कॉर्नर पे, दूसरा होगा बॉडी सेंटर पे। समझ गए? ठीक है, चलो अब बताओ तो इसमें रेड वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 3। एनायन का कितना? नो कमेंट। ठीक है, ब्लैक वाला ये चारों तरफ कितना रेड है हमको नहीं पता, लेकिन टेट्रा ऑक्टा में पता है, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। ऑक्टा में बताया है केटायन भी 6 और एनायन भी 6। टेट्रा में क्या? केटायन का 4 और एनायन का 8 आता है। और इसमें देखो सिंपल क्यूब में रेड वाले का कितना है? 8 है। रेड वाले का कितना है? रेड के चारों तरफ कितना ब्लैक है? 8। तो ब्लैक के चारों तरफ भी कितना रेड होगा? 8 ही होगा। कैसे? कॉर्नर वाला अभी बताया ना, कॉर्नर वाला 8 में कॉमन, कॉर्नर वाला 8 क्यूब में कॉमन, और हर बॉडी सेंटर पे रेड वाला है, तो हर रेड के कांटेक्ट में होगा, यानी ब्लैक के चारों तरफ रेड और रेड के चारों तरफ। याद हो गया? ठीक है, नोट करो ये पूरा टेबल। चलो देखो तो ट्रायंगुलर वायर्ड। ठीक है, तो ट्रायंगुलर वायर्ड कैसा है तो पता ही है। ये हमारा ट्रायंगुलर वायर्ड और इसके बीच में रेड वाला जो है वो केटायन है। सही है? अगर हम अंडरस्टूड है कि ब्लैक वाला एनायन है, रेड वाला केटायन है, तो अगर हम ब्लैक वाले के सेंटर को मिला दें तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मिलेगा, और अगर हम रेड वाले के सेंटर से यहाँ एक लाइन खींच के ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो ये लेंथ आर ए होगा क्या? एनायन का रेडियस, ये लेंथ आर ए प्लस आर सी होगा क्या? क्योंकि केटायन और एनायन के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, तो केटायन और एनायन के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? आर ए प्लस आर सी। और ये एंगल 30 डिग्री होगा क्या? क्योंकि पूरा एंगल 60 गया, तो ये छोटा सा एंगल कितना? 30 डिग्री। तो अगर आप लिखोगे साइन नहीं, cos 30 डिग्री बराबर, तो cos 30 अगर लिखोगे तो क्या आएगा? बेस यानी आर ए डिवाइडेड बाई आर ए प्लस आर सी आया। cos 30 कितना? √3/2, रेसिप्रोकल कर लो 2/√3, इसको भी रेसिप्रोकल कर लो, तो 1 + RC/RA, और RC बराबर RC/RA बराबर आ गया 2/√3 - 1। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 0.155। तो ट्रायंगुलर में क्यों लेते हैं 0.155? क्लियर हो गया? सही है। दूसरा क्या था? टेट्राहेड्रल वायर्ड। लीनियर क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि ट्रायंगुलर से नीचे जो भी होगा, यानी 0.155 से नीचे 0 तक जो भी होगा, कौन सा होगा? लीनियर होगा। टेट्राहेड्रल वायर्ड तो याद है टेट्राहेड्रल वायर्ड कहाँ पे था? हर छोटे क्यूब के सेंटर पे था। एफसीसी को 8 पार्ट में डिवाइड किए थे, हर छोटे क्यूब के सेंटर पे, तो एक छोटा क्यूब हम बना रहे हैं वहीं से उठा के। ये हमारा छोटा क्यूब है। अगर लेफ्ट साइड में ऊपर के पीछे वाला लिए हैं हम, लेफ्ट साइड ऊपर में पीछे वाला कमरा, तो एटम कहाँ होगा? एक कॉर्नर पे होगा एफसीसी का, एक फेस सेंटर पे होगा। छोटा कमरा है तो फेस सेंटर यहीं आएगा ना, तो उतना मतलब ही नहीं है उससे। इनफैक्ट उसे रिलेट करने का भी जरूरत नहीं है। तुम बस ये समझो कि हम एक क्यूब ले लिए और उसमें एनायन जो है, एनायन है ना, √2a डिस्टेंस पे है। कितना? √2a। ए नहीं मान के एल मान लो, क्योंकि ये यूनिट सेल नहीं है, यूनिट सेल का छोटा सा हिस्सा है। तो हम मान लिए इसका इस छोटे यूनिट सेल का जो एज लेंथ है वो कितना है? एल। और हम ये मान लिए कि जो एनायन है हमारा, उनके बीच का डिस्टेंस √12 पे वो टच कर रहा है, यानी कि एनायन का रेडियस का समेसन √12 है। तो फेस डायगोनल के एंड पे जो भी एटम होगा पक्के से कांटेक्ट में होगा। तो बता सकते हो और कहाँ पे हम एटम रखें कि कांटेक्ट में आ जाए? फेस डायगोनल का एंड तो यहाँ है, तो यहाँ से एक फेस डायगोनल जाएगा, तो यहाँ पे जो एटम हम लिखेंगे
क्या ये पक्के से इसको भी टच कर रहा होगा? और ध्यान से देखो, पीछे वाले फेस का फेस डायगोनल ये होगा, यानी ये इसको भी टच कर रहा होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, हम क्या बोले कि फेस डायगोनल पे जो एटम है मान लो वो कांटेक्ट में है, ठीक है, तो ये होगा कांटेक्ट में, ये भी होगा कांटेक्ट में, और ये भी होगा कांटेक्ट में। टेट्राहेड्रल वॉइड किसको बोलते हैं? 4 एटम से घिरा हुआ गड्ढा जिसमें चारों एटम क्या बना रहा हो? टेट्राहेड्रॉन। तो 4 एटम टेट्राहेड्रॉन कैसे बनाता है? जब कोई भी एक बाकी तीनों के कांटेक्ट में हो, बताए थे पिछले क्लास में। तो अब हम कहाँ पे एटम रखें कि बाकी तीनों के कांटेक्ट में आ जाएगा? बस एक ही जगह है, और कोई जगह है भी नहीं। यहाँ पे, यहाँ दूसरा नहीं दिख रहा? दिख रहा है, यहाँ रखे ना, ये कहाँ रखे? यहाँ पे, हाँ यहाँ, यहाँ पे, हाँ ठीक है, बस यही एक जगह है, और कोई जगह नहीं है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे एटम रखोगे वैसे ही इसके भी कांटेक्ट में चला गया, इसके भी कांटेक्ट में चला गया, और इसके भी देखो तो अपने आप टेट्राहेड्रॉन बन गया। क्या है? टेट्राहेड्रॉन बन गया। और इस टेट्राहेड्रॉन का अगर हम बॉडी डायगोनल ड्रॉ कर दें ये, तो क्या यहाँ पे हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होगा? इस क्यूब के सेंटर पे, बताया था ना कि छोटे क्यूब के सेंटर पे होता है, याद है? ठीक, बहुत बढ़िया। तो अब बताइए, थोड़ा रिलेशन बताइए। अब अगर ये एल है, ठीक है, तो ये जो डायगोनल खींचे हो, ये वाला फेस डायगोनल, ये कितना होगा? √12 होगा। तो हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स RA बराबर √12 लिख सकते हैं। अगर ये एल है तो ये डिस्टेंस कितना? √12। अगर ये एल है तो फेस डायगोनल कितना? √12। और फेस डायगोनल के एंड पे एनायन है, तो 2RA बराबर कितना? क्लियर हुआ यहाँ तक? और पिछला क्लास याद करो, जब टेट्राहेड्रल वॉइड भरता है तो टेट्राहेड्रल वॉइड सेंटर पे होता है, बॉडी सेंटर पे। और अगर ये एल है तो बॉडी डायगोनल का लेंथ √3L होगा। बॉडी डायगोनल का लेंथ √3L। तो इस ब्लैक के सेंटर और रेड के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? √3L/4 हो जाएगा। 2 होगा ना, 4 तो वहाँ पे था, ए के टर्म में था 4। ये ए थोड़े है, तो छोटा वाला कमरा है, तो छोटे कमरे के सेंटर पे ना, तो हम क्या लिखेंगे? √3L/2 हो जाएगा। एल खुद ही a/2 है, एल को रख दो, a/2 आ जाएगा वहाँ का आंसर। ठीक है, और ये कितने के बराबर? RA+। आ गया समझ में? ठीक, बस दोनों का रेशियो ले लो, खत्म हो गया। 2/1 कर दिए हम, तो RA + RC/2 टाइम्स RA बराबर एल से एल कट जाएगा, और √3/2 √2, 2 से 2 कट जाएगा, है ना, पार्सली तोड़ लो, तो 1 + RC/ एंड √3/√2। यहाँ से RC/RA निकालोगे तो आ जाएगा 0.225। हो गया ये भी टेट्राहेड्रल वॉइड, है ना। अगला कौन सा था? अगला है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये प्रूफ मेडिकल में किसी काम का है क्या? ना, है ना, डेटा काम का है। ठीक है, लेकिन इतना करने के बाद तुमको डेटा याद हो जाएगा, पोजीशन सब याद हो जाएगा, कहाँ पे कौन होता है, समझ गए? ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। एक ऊपर और एक नीचे, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ता है? सिमेट्रिकली तो बीच में ही आएगा, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए ऊपर और नीचे वाले आइटम को बना नहीं रहे हैं। ठीक है, सेंटर मिला दो। एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। बिल्कुल सेम वही प्रूफ जाएगा, बस 30 डिग्री की जगह पे एंगल कितना आ जाएगा, है ना, 30 की जगह पे 90 आएगा या 45 आएगा। और बीच में क्या? कीटायन आया, तो इसका सेंटर यहाँ मिला दो और यहाँ परपेंडिकुलर खींच दो। ये कितना? ये कितना? और ये एंगल कितना? 45 डिग्री। ठीक है, सेम वही चीज़, बस डिज़ाइन चेंज हो गया। क्या लिखा जाए? cos 45 डिग्री बराबर RA + RC 1/√2 बराबर
आर ए बाई आर ए प्लस आर सी, रेसिप्रोकल ले लो तो 1 प्लस आर सी बाई आर ए बराबर √2 आया, यानी आर सी बाई आर ए बराबर √2 - 1, और √2 - 1 कितना होता है 0.414। समझ गए? ठीक है। अगला क्यूबिक वॉइड। क्यूबिक वॉइड, क्यूबिक वॉइड कैसे होगा? बना लो क्यूबिक पहले। ये हो गया हमारा क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक। कौन सा क्यूबिक? सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक है तो एज लेंथ कितना ए लेंगे ना, ठीक है। और बॉडी डायगोनल बना लो। ये हो गया बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल के सेंटर पे कौन होगा? केटायन होगा। यहाँ पे केटायन हो गया। ये हमारा ए है तो ये लेंथ √3 होगा, सही है ना? ये वाला इसके हिसाब से हो जाएगा। फिर से ए है ना, एनायन और एनायन, तो क्या लिख सकते हैं? ए बराबर क्या 2 टाइम्स आर ए लिखेंगे। ए बराबर ये कितना आया √3 है, तो रेड वाले से ब्लैक वाले के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? √3/2 होगा, बराबर क्या आर ए प्लस इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो आर ए प्लस आर सी बाई आर ए बराबर √3 आया, तो यहाँ से निकालोगे आर सी बाई आर ए तो आ जाएगा √3 माइनस, यानी कितना 0.732। आ गया समझ में? चारों प्रूफ हो गया, नोट कर लो।